वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग बताएंगे कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पाई है। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी द चैट सेक्शन। अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ? सबसे पहले आप लोग बता दीजिए। और हाँ, आज है जुम्मा, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। और जी हाँ, एक साथ आप सभी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीटेट उर्दू के अंतर्गत आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 2024 के ही है, लेकिन पेपर 2 के लिए है। और आपको पता है कि पेपर 2 जो है उसका पेडागोजी थोड़ा घुमा करके, थोड़ा डिफिकल्ट करके पूछता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आज पेपर 2 के लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के लिए, और देखते हैं कि 30 में 30 इस बार आप लोग ला पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पेपर 1 नहीं है कि आसानी से आप पेडागोजी बता सकते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं फिर भी आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं 30 में 30। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। अगर आप पेपर 1 के एस्पिरेंट है तो भी आप जो है ना आज के इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि पेडागोजी दोनों के लिए सेम होता है। पेपर 1 के एस्पिरेंट अगर पेपर 2 के पेडागोजी को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पेपर 1 में एक भी पेडागोजी के सवालात को गलत नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है। चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ चैट सेक्शन में लिख दीजिए 30 में 30। यस, इस बार कोशिश करना है, पूरा जोर लगा देना है कि पेपर 2 में आप सभी लोग जो है ना 30 में 30 ला सके। हालांकि 15 क्वेश्चन जो लैंग्वेज कंप्रेशन, इबारत और शेर से पूछेगा वो तो आप आसानी से कर लेंगे, तो उसको फास्ट में करा दूंगी। पेडागोजी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि पेपर 2 में घुमा करके पूछता है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। 8 बजे से क्लास कीजिए। फिलहाल तो अभी के लिए 8:30 बजे से ही चल रहा है क्लास, और देखा जाएगा 8:30। ठीक है, इतना बजे से भी, 8:30 बजे से भी तो ठीक है। 30 में 30 लाना है मैम, एमडी मुश्ताक आलम का कहना है। बिल्कुल, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये सवाल। 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 2024 के पेपर 2 के लैंग्वेज 2 के सवालात हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि आप पेपर 1 के हैं या फिर पेपर 2 के हैं, क्वेश्चन एकदम सेम रहता है, टॉपिक सेम रहता है, चाहे आप पेपर 1 के हो या फिर पेपर। टाइम ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, जो कि इबारत से होगा 121 से लेकर 128 तक। सवालात जो होंगे वो 121 से लेकर के 128 तक, ये जो गद्यांश यानी कि इबारत दिए गए हैं इसको पढ़ने हैं, इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी भी स्टार्ट करिए मैम, हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। पहले बताइए वीडियो रुक तो नहीं रहा है ना? अभी ठीक हो गया? एहतेशाम का कहना है डीएलएड हम आपसे पढ़े हैं, 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं और 68 नंबर आया है, फिर से एग्ज़ाम दे क्या? 68 नंबर आया है, फिर भी काउंसलिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगर फिर से एग्ज़ाम देंगे तो 1 ईयर बैक लग जाएगा, 1 साल पीछे चले जाएंगे, फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, अब ये जो है ना लंबा चौड़ा इबारत यानी कि गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश से जो सवाल पूछे गए हैं 121 से लेकर 128 तक पूछे गए हैं। चलिए गद्यांश को पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? लिखा गया है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद ईद आती है, गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धुन है, लड़के बहुत खुश हैं, ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है, सबसे ज़्यादा खुश तो है हामिद, 4 साल का गरीब सूरत बच्चा जिसका बाप
पिछले साल हैजे की नज़र हो गया। अच्छा, ये 8 क्लास का आप लोग हिंदी पढ़े होंगे ना, उसी से ये लिया गया है। ये जो गद्यांश लिया गया है उसी से लिया गया है ना। जूम कर दूं? चलिए जूम कर देती हूँ। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। उसने फहमीन के कपड़े सिए थे तो 8 आने मिले थे और उसी अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन ग्वालन सर पर सवार हो गई थी तो क्या करें। यहाँ पर जाकर के ये जो इबारत है यानी कि गद्यांश से खत्म हो जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं इससे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। हालांकि मुझे तो लगता है इससे जितने भी सवाल 121 से लेकर 128 तक पूछे जाएंगे आप लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 8 क्लास में पढ़े भी होंगे कहानी पूरा का पूरा। तो देखिए 121 नंबर सवाल है कि अमीना कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी। ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं थे, या फिर उसको अपने बेटे की याद आ रही थी, वह बीमार होने की वजह से रो रही थी, या फिर उसके पास रुपए नहीं थे। बताइए क्या होगा। सबसे पहला सवाल है, क्या बात है, जबरदस्त आंसर है। यस, ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं थे, इस वजह से अमीना अपनी कोठरी में बैठी हुई रो रही थी। फिर अगला सवाल, गरीब की जमा यानी कि बहुवचन प्लूरल क्या होगा। लीजिए 122 नंबर क्वेश्चन, गरीब का जमा यानी कि बहुवचन। मैम आप बीएड का क्लास करा रही हैं? बीएड हो डीएलएड हो, फिर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है और आप जितने भी एस्पिरेंट हैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नज़र में जो भी देखें जो डीएलएड के एस्पिरेंट है जो इस बार जो 2026 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के पास इस बात को शेयर कर दीजिए कि ज्ञापन एकेडमी पर बहुत जल्द डीएलएड का एकदम ज़बरदस्त बैच स्टार्ट होने वाला है, एकदम खतरनाक, इस बार से भी एकदम धुआंधार क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ए। गरीब की जमा गरीबो दिया है, गराइबो, गराइबो, गुर्बत और गराबतों, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही आप लोग लगा रहे हैं, गरीब का जमा गरीबो। ठीक, ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हालांकि गुरबा भी होता है, जैसे गरीब गुरबा आप लोग सुने होंगे। अगला सवाल, गांव का मुतजाद है, ए में है देहात, शहर, कस्बा या फिर जिला। मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द, फिर से वीडियो रुक रहा है। मैम जी क्लास रुक रही है, अब ठीक है। एक बार चैट सेक्शन में लिखिए तो वीडियो रुक तो नहीं रहा है ना। वीडियो अभी भी रुक रहा है, बफरिंग हो ही रहा है। अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर तो गांव का मुतजाद पूछा है। गांव का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। गांव का शहर होता है, शहर का गांव होगा। गांव का देहात तो हो ही नहीं सकता है, उल्टा बताना है, तो गांव का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा सवाल ग्रामर का था। अब 124 नंबर सवाल है कि हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी की नज़र हो गया। ए में है चेचक की बीमारी की नज़र, टीबी की बीमारी, हैजे की बीमारी या फिर मलेरिया की बीमारी। ये भी आसानी सवाल है। मैम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ उर्दू में, अभी से पढ़ेंगे तो सब कवर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा राशिद जी, अभी से भी कवर करेंगे, लेकिन हाँ वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा, सारे के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। और जो भी थ्योरी क्लास मैंने पढ़ाया है वो हर एक क्लास को एकदम बारीकी से पूरे समझ करके कंप्लीट कीजिएगा।
ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। हैजे की बीमारी की वजह से हामिद के जो पिताजी थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो सवाल पूछा था कि हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी की नज़र हो गए, तो हैजे की बीमारी। फिर है अगला सवाल, अमीना ईद के लिए अठन्नी को किस तरह बचाती चली आई थी? कीमती चीज़ की तरह, किसी जेवर की तरह, किसी बेशकीमती सामान की तरह, ईमान की तरह बचाती चली आई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ये डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। उसे ईमान की तरह बचाती चली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर, गांव में चहल पहल क्यों है? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ही बताया, रमज़ान के 30 रोजे के बाद ईद आती है, तो ईद की वजह से गांव में जो है वो चहल पहल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब। हामिद की उम्र कितनी है? उसमें बताया गया है 4-5 साल, तो 4 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। हामिद की उम्र 4-5 साल यही मेंटेन करके बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल 128 नंबर, जो कि इस इबारत से लास्ट सवाल है। फिर से नया इबारत आएगा आपके सामने। सवाल पूछ रहा है कि फहमीन के कपड़े सीने की वजह से उसको क्या मिला? 1 रुपए मिला, 4 आने मिले, 8 आने मिले थे, और वही अठन्नी जो है ना ईमान की तरह वो बचाते चली आई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। तो अभी तक तो आप लोगों का सही होते आ रहा होगा। अब जो है ना इबारत से एक और क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 129 से लेकर 135 तक ये जो सवाल होंगे ये दूसरे इबारत से है। बेगम अफजल कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही हैं, जुम्मन बौखलाया हुआ आता है। जुम्मन कहता है मालकिन मालकिन। बेगम कहती है क्या बात है जुम्मन, चिल्ला क्यों रहे हो? तो जुम्मन कहता है नए जूतों का डब्बा दिखाते हुए, यह नए जूते, आपने कहा था कि साहब सुबह नए जूते पहनकर दफ्तर जाएंगे, मगर वह शायद भूल गए और पुराने ही जूते पहनकर चले गए। तो अब बेगम कहती है तुमने उन्हें बताया नहीं कि नए जूते आंगन में रखे हैं? तो जुम्मन कहता है मैं बताना भूल गया था, मगर जूते तो। तब तक बेगम कहती है नाराज होकर बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कहीं के। फिर सितारा है, वो कहती है मालकिन आप परेशान ना हो, जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। ये टोटल जो है ना ये गद्यांश था। ये क्या था? ये कि सारे के सारे गद्यांश थे यानी कि इबारत, और इसी से सवाल पूछे जाएंगे। अब देखते हैं सवाल कैसे है। 129 नंबर सवाल है कि बेगम अफजल कमरे में क्या कर रही थी? ये सवाल पूछा है। ये मैं नावल पढ़ रही थी, स्वेटर बुन रही थी, तरकारी काट रही थी, कपड़े सी रही थी। तो कमरे में बैठी वो स्वेटर बुन रही थी। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। स्टोरी मज़ेदार था ज़्यादा लंबा स्टोरी भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। जुम्मन को भुलक्कड़ कह रहे हैं आप लोग। कमरे की जमा बताइए क्या होगा? कमरे का बहुवचन प्लूरल, कमरों, कमरातीन, कमीरों या फिर कमायर? यस, ये तो आसानी है। कमरे की जमा हो जाएगा कमरों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर देखिए कैसा सवाल है कि सितारा ने मालकिन को क्या मशवरा दिया? जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा, साहब बाजार से नया जूता खरीद लेंगे, साहब घर आकर नया जूता पहन लेंगे, साहब किसी दोस्त से नए जूते मांग लेंगे। नहीं, सितारा जो थी मालकिन को ये मशवरा दी कि जुम्मन सामान लेकर के जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा और दे देगा। तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर साहब कौन से जूते पहनकर दफ्तर चले गए थे? फटे हुए जूते,
लाल रंग के जूते, पुराने जूते या फिर गीले, पुराने जूते हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पुराने जूते जो है ना साहब पहन करके चले गए थे। अगला सवाल है कि बेगम ने नाराज होकर जुम्मन से क्या कहा। ऑप्शन ए में दिया है बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कहीं के, या फिर अभी जूते लेकर दफ्तर जाओ, जूते संभाल कर रख दो, जूते डब्बे में रख दो। तो यही बात तो कहती है बेगम साहिबा कि बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कहीं के, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये तो होगा ही ना, ये कंफर्म ही है। फिर है अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि जुम्मन ने बेगम को किसके बारे में बताया। ए में है नए जूतों के बारे में, मेहमानों के बारे में, डाकिए के बारे में, अखबार वालों के बारे में। नहीं, जुम्मन जो है बेगम साहिबा के पास आता है और नए जूते दिखाता है, नए जूते के बारे में बताता है कि लगता है साहब जो है वो पुराने जूते पहन करके चले गए हैं, नए जूते पहनना भूल गए हैं। फिर है यहाँ पर 135 नंबर सवाल, ये तो ग्रामर का ही एक ही लाइन में पूछ दिया है। पुराने का मुतजाद क्या होगा। लो, पुराना का नया होता है, नया का पुराना, अपोजिट वर्ड मुतजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर इसका। तो अभी तक आप लोगों का 15 में 15 सही हुआ ना, एक बार लिख करके बता दीजिए 15 आउट ऑफ 15। अभी तक 15 में 15 सही हुआ होगा लैंग्वेज कंप्रेशन इबारत यानी कि गद्यांश से। अब पेडागोजी के सवालात स्टार्ट हो रहे हैं। अहमद रजा 15 में 15, वेरी गुड, क्या बात है। शमशाद का भी 15 में 15, मुस्कान खातून 15 में 15, गजला शाहीन परवीन वेरी गुड। सभी लोगों का भी 15 में 15 जा रहा है। अब गलती होगा किसमें, पेडागोजी में, लेकिन ध्यान रखिएगा 15, अब जो नए क्वेश्चन आने वाले हैं पेडागोजी का उसको सोच समझ करके आंसर बताइएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 136 नंबर पेडागोजी का सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। बोल रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सा तरीका जबान की आमोजिश यानी कि भाषा के अधिगम की ज़रूरियात के तौर पर ज़बानी मश्क यानी कि प्रैक्टिस और ज़बान की रस्मी व उसूली अज्जा पर उबूर की वकालत करता है। ए में है समई लिसानी तरीका, तरसीली ज़बान की तदरीस, या फिर कवायद तर्जमा का तरीका, या फिर है कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो देखिए, अगर बात की जाए, यहाँ पर सवाल पूछा है कौन सा तरीका ज़बान की आमोजिश की ज़रूरियात के तौर पर ज़बानी मश्क और ज़बान की रस्मी व उसूली अज्जा पर उबूर की वकालत करता है। तो अगर बात आ जाए ज़बानी मश्क की, प्रैक्टिस की, ज़बानी प्रैक्टिस की, तो वो समई लिसानियत ही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कवायद तर्जमे का तरीका तो नहीं होगा, ठीक है, और कुल जिस्मानी रद्द अमल नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल 137 नंबर कि 7वीं जमात का तालिब इल्म यानी कि 7वीं क्लास का छात्र 4 ज़बानें कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है। वह अपने वालिदैन से बात करते हुए चारों ज़बानों को बआसानी इस्तेमाल करता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है। अच्छा, कौन सा ज़बान नहीं बोलता है? हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है, इसका मतलब मराठी नहीं बोलता है, क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़बानें जानते हैं। इस अमल को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है मावराए ज़बान सलाहियत, या फिर कोड मिलाना, या फिर कोड बदलना, या फिर बिन लिसानियात। यस, इसको भी क्या कहेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। यस, इसी को कहेंगे मावराए ज़बान की सलाहियत, क्योंकि उसके अंदर चारों ज़बान, वो चारों ज़बान जान रहा है। कौन सी, किधर गया, यहाँ पर कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, चारों ज़बान आसानी से बोल लेता है, अपने पिताजी से चारों ज़बानों में बात कर लेता है। लेकिन स्कूल में सिर्फ जो है
हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उनके उसके जो शिक्षक थे और उसके जितने भी दोस्त थे वो सिर्फ तीन ही जबान जानते थे, हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी। मराठी नहीं जानते, तो इसी वजह से स्कूल में तीन ही जबान बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक। यस, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इसी को कहते हैं इंग्लिश में। क्या बात है, इसको इंग्लिश में एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, इसी का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल, एक मिसाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 138, इस जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में कौन सा बयान दुरुस्त है, सही है? कौन सा बयान सही है? जबान की आमोजिश यानी कि भाषा अधिगम के बारे में बताइए। साइड हो जाऊं, लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है मकामी या फिर पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोजिश में मखल होता है, रुकावट। दूसरा है मकामी यानी कि पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं। सी में दिया है मकामी यानी कि पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोजिश में मुआविन होती है। चौथा दिया है पहली जबान की आमोजिश दूसरी जबान की आमोजिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बताइए कौन लग रहा है? सी। क्या बात है, जबरदस्त है आंसर। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रुकावट बोला जा रहा है कि पहली जबान जो है ना दूसरी जबान को सीखने में रुकावट होती है, नहीं। यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये इसको काटिए, इसको काटिए। फिर है यहाँ पर पहली जबान की आमोजिश दूसरी जबान की आमोजिश से बिल्कुल मुख्तलिफ, अलग, भिन्न होती है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मकामी जबान यानी कि पहली जबान की जो जानकारी है दूसरी जबान को सीखने में उसकी आमोजिश में सहायक होती है, मददगार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आसान लग रहा होगा आपको। 139, पांचवी जमात का उस्ताद चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपनी क्लास में लेकर आता है ताकि बावर्ची खाने की चीज़ों के बारे में तौज़ीही जुमले लिखकर लफ्ज़ियात की तदरीस करे। ज़बान की तदरीस में इन चीज़ों को क्या कहेंगे? तदरीस मवाद, रीलिया, पकाई जाने वाली अशिया या फिर असल ज़िंदगी के काम। यस, ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसको रीलिया। अलग से जो भी टीचर लेकर के आए उसको रीलिया ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 140 नंबर। तौज़ीही मालूमात क्या है? ए में ज़बान में लफ्ज़ की तलफ़्फ़ुज़ को जानना, या फिर कवायदी मशकों के बारे में जानना, या फिर कवायदी मशकों में गलतियों को पहचानने की तरीक़ों के बारे में जानना, या फिर कवायदी मशकों को बरतने के तरीक़ों के बारे में जानना। तो याद रखिएगा, अगर बात करें तौज़ीही मालूमात क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कंफर्म नहीं होगा। ज़बान में तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ की तलफ़्फ़ुज़ को जानना, नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, तौज़ीही मालूमात का अर्थ है यानी कि मानी है कवायदी मशकों के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी मैं बोल रही हूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कवायदी मशकों के बारे में जानना। यस, अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और 10 बाकी है। तो 20 में अभी तक आपका कितना सही हुआ है ये बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर। एक ऐसा मौका है जहां तुलबा को ज़ेर गौर मौजू के मुखालिफ तनाज़िर से वाकिफ कराया जाता है ताकि वह बेहतर अंदाज में समझ सके।
इस अमल के ज़रिए तालिब इल्म में किस चीज़ को फ़रोग दिया जा रहा है? तनकीदी तज्ज़िया, अमल पर मबनी तरीक़ा तदरीस, या फिर तनकीदी ख़ानदगी, या फिर ख़ानदगी का फ़रोग। 20 में 19, 18 और कुछ लोगों का 20 में 20। क्या बात है। अभी अभी और 10 क्वेश्चन बाकी है। बताइए। एक ऐसा मौका है जहां तलबा को ज़ेर गौर मौजू के मुखालिफ तनाज़र से वाकिफ़ कराया जाता है ताकि वह बेहतर अंदाज में समझ सके। बस, तो ये क्या हो जाएगा? तनकीदी ख़ानदगी कहलाएगा। बेहतर तरीके से समझ सके, क्या सही है क्या गलत है ये समझ सके, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तनकीदी ख़ानदगी। सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। अगला सवाल, मावराए ज़बान क्या है? जो सवाल पूछा था, बच्चा 4 ज़बानें जानता है, कौन कौन? तमिल, उड़िया, कन्नड़ वगैरह सब दिया था। तो वो भी क्या है? मावराए ज़बान का ही। मावराए का मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर मावराए ज़बान क्या है ये पूछ रहा है। इसका मतलब ज़बान की तदरीस व आमोजिश में एक ज़बान से दूसरी ज़बान का सफ़र, या फिर इसका मतलब यह समझना कि ज़बानें वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, या फिर मावराए ज़बान का मतलब है क्लासरूम में माखज़ के तौर पर एक से ज़ायद ज़ुबानों को बरतने की तदरीसियाती अमल को कहते हैं, या फिर यह तालीम में ज़बान की पॉलिसी से मुताल्लिक है जिसमें बताया जाता है कि स्कूल में कितनी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लासरूम में माखज़ के तौर पर एक से ज़ायद ज़ुबानों को बरतने की तदरीसियाती अमल को कहते हैं मावराए ज़बान, क्योंकि मावराए का मतलब याद रखिए होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। जो बच्चा पिछला जो क्वेश्चन आया था, पता नहीं कितना नंबर का था, तो उसमें बच्चा 4 ज़बान जान रहा था, अपने अब्बू से वो चारों ज़बान में बात कर रहा था, लेकिन स्कूल में 3 ज़बान में। तो वो क्या है? वो भी मावराए ज़बान है, एक्स्ट्रा ज़बान वो सीखा है। ठीक, तो मावराए ज़बान का मतलब है क्लासरूम में माखज़ के तौर पर एक से ज़्यादा ज़बानों को बरतने की तदरीसियाती अमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 143 नंबर है कि दर्ज झैल में कौन सा तरीका अमल ज़बान में अच्छे से लिखने की आमोजिश में शामिल है? अच्छा, यहाँ पर मैम मीनिंग भी बता दिया कीजिए, करिए। गजाला जी, अभी तो मैंने बताया मावराए का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। मावराए ज़बान किसे कहते हैं? जो बच्चा अलग से ज़बान सीखे। जो 4 ज़बान बच्चा सीखा था वो मावराए ज़बान का ही मिसाल है, उदाहरण है। मावराए का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। ठीक, मावराए ज़बान यानी कि एक्स्ट्रा। जैसे कि हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, मराठी भी आती है, तमिल, तेलुगु, तो ये सब मावराए ज़बान ही कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसका बताइए क्या होगा। बोल रहा है कि कौन सा तरीका अमल ज़बान में अच्छे से लिखने की आमोजिश में शामिल है? अच्छे से लिखने की आमोजिश यानी कि बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाए, उसमें शामिल है। ए में दिया है गौर व खोज, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना, उसके बाद से नकात को यकजा करना, एडिट करना और हतमी शक्ल देना। लास्ट में तो हतमी शक्ल देना होता है, ये बात सही है। लास्ट में क्या किया जाता है? फाइनल लुक दे दिया जाता है। बट देखते हैं क्या होता है, इसका सही आंसर किस किस तरह से है। चारों ऑप्शन को एक साथ देखना पड़ेगा। ये है चारों ऑप्शन, दिख रहा है ना आप लोगों को? सबसे पहले तो गौर व खोज किया जाता है। ठीक, तो सब में गौर व खोज, 1 मिनट रुकिए। देखिए, सब में पहले गौर व खोज है, गौर व खोज है, गौर व खोज है, गौर व खोज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद से क्या होता है? वीडियो रुक रहा है, ये फिर से रुकने लगा।
फिर से वीडियो रुकने लगा। वेट कीजिए आप लोग, वेट। अब ठीक है, एक बार देखिए तो। अब ठीक है। अभी भी रुक ही रहा है। रुक रहा है अभी भी। आप अगर वीडियो ठीक चल रहा है, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी सब ठीक है, तो आप यस लिखेंगे, और नहीं ठीक है तो नो लिखेंगे। एक बार लिख करके बताइए। लिखिए, अगर क्लियर है तो यस, और नहीं क्लियर है तो नो। रुक रहा है मैम। नो, नो, नो। चलिए, मुझे लगता है अब ठीक हो गया। अब ठीक है। अब ठीक हो गया ना। चलिए, फाइनली अब ठीक हो गया। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा था कि लिखने सीखने के लिए कौन सा, लिखने के लिए यहाँ पर क्या बोला था, कौन सा तरीका अमल जबान में अच्छे से लिखने की आमोजिश में शामिल है। यानी कि कौन सा तरीका है जो लिखने के अमल में शामिल है। बच्चा अगर लिख रहा है तो लिखने के अमल में शामिल है। तो सबसे पहले तो गौर व खोज सब में होता है, ठीक। उसके बाद से क्या किया जाता है, गौर व खोज के बाद, यानी कि किस टॉपिक पर लिखे उसके ऊपर बच्चा पहले गौर व खोज करता है। फिर क्या होता है, फिर होता है नकात, निकात को यकजा करना। निकात को यकजा करना ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट कर दीजिए। निकात को यकजा करना यानी कि इकट्ठा करना, ये तीनों में दिया है, यानी कि बी सी डी। अब ये तीन बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अभी भी वीडियो रुक रहा है, 1 मिनट वेट, वेट। अब एक बार बताइए तो, अब ठीक है। अब ठीक है। हेलो। अब ऑल ओके है। अभी भी वीडियो रुक रुक कर ही चल रहा है। ओहो, अभी भी अटक ही रहा है। अभी भी अटक रहा है वीडियो तो यस लिखिए फिर से, और नहीं अटक रहा है तो नो लिखिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तो अभी भी वीडियो अटक ही रहा है। वॉइस तो क्लियर जा ही रही होगी आप सभी लोगों के पास, बस वीडियो अटक रहा है।
अब ठीक चलने लगा? एक बार बताइए तो फिर से। अब सही है मैम जी। ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल के लिए ठीक हो गया है, देखते हैं। तो गौर व खोज के बाद निकात को यकजा करना, इकट्ठा करना, कौन कौन से पॉइंट है? नुक्ता को इकट्ठा करना, क्योंकि नुक्ता का ही जमा यानी कि बहुवचन निकात होता है। तो गौर व खोज के बाद निकात को यकजा करना, निकात को यकजा करना, निकात को यकजा, और उसके बाद से खाका तैयार किया जाता है। तो खाका तैयार करना निकात यकजा करने के बाद वाला पॉइंट होता है। तो उसके बाद से खाका तैयार करना ना इसमें है और ना इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी भी कट हो गया, डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। खाका तैयार किया जाता है, फॉर्मेट तैयार करके एडिट किया जाता है, मसौदा तैयार किया जाता है, और तब उसके बाद से हतमी शक्ल दिया जाता है यानी कि फाइनल लुक। तो ये लिखने का पूरा अमल यानी कि तरीका है। गौर व खोज करो, फिर निकात को यकजा करो, जो भी पॉइंट है उसको इकट्ठा करना है, खाका तैयार फॉर्मेट तैयार करना है, फिर एडिट करना है, मसौदा तैयार करना, और फिर हतमी शक्ल दे देना। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर की, समाजी उलूम की क्लास में आमोजगार क्लासरूम के लेक्चर के मरकजी ख्याल को समझना और उसे ज़हन नशीन करना चाहता है, इस महारत को क्या कहेंगे? ये जो स्किल है इसको क्या कहेंगे? जो बच्चे के अंदर है वो क्या कर रहा है? क्लासरूम के लेक्चर के मरकजी ख्याल को समझ रहा है और उसे ज़हन नशीन करना चाहता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? पढ़ने की महारत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ख्यालात को समझ रहा है, उसे ज़हन नशीन करना चाहता है, इस इट मीन्स उसके अंदर पढ़ने की महारत है। इस महारत को क्या कहेंगे? पढ़ने की महारत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 145 नंबर की, यहाँ पर एक स्कूल दिया गया है, स्कूल में पढ़ रही हूँ सॉरी। यहाँ पर एक जो है ना सवाल दिया गया है और इसे पढ़िए और बताइए कि यह किस तरह का सवाल है। छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप उसकी तकलीफ और तकलीफ बर्दाश्त करने के हौसले से काफ़ी मुतासिर हुई हैं होते हैं। एक ख़त लिखकर आप लड़की के हौसले की तारीफ करना चाहते हैं। 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ख़त लिखिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो सवाल है ये किस तरह का सवाल है। ये आपके सामने जो सवाल दिया गया है इसको पढ़िए और बताइए कि ये किस तरह का सवाल है। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। यस, सी जो लोग बता रहे हैं क्योंकि वो सही जा रहे हैं, ये इर्तिशाही सवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, जो लोग सी लगा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देखा गया है छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप उस तकलीफ बर्दाश्त करने के हौसले से काफ़ी मुतासर होते हैं। एक ख़त लिखकर आप लड़की के हौसले की तारीफ़ करना चाहते हैं। 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ख़त लिखने के लिए कह रहा है। तो ये जो सवाल है ये इर्तिशाही सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये है 146 नंबर। 8वीं जमात का उस्ताद 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेजी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है और तलबा से बगौर सुनने के लिए कहता है। यानी कि 8वीं क्लास का जो शिक्षक है 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेजी का एक जो चैप्टर है वो पढ़कर दोबारा सुनाता है और तलबा से गौर से सुनने के लिए कहता है। फिर तलबा को 4-4 के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? यानी कि वो जो है चैप्टर पढ़ के सुनाता है उसी को दोबारा लिखने के लिए कहता है, वही एकदम हूबहू लिखने के लिए कहता है। यानी कि चैप्टर टीचर ने पढ़कर सुनाया और जो पढ़कर सुनाया और बच्चों से बोला कि ध्यान से सुनो, और पढ़कर सुना लेने के बाद वो कहता है कि अब एकदम हूबहू इसी तरह से लिखो। तो ये क्या है? इज्तिमाई इमला कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी थर्ड हो जाएगा। ये जो गतिविधि, ये सरगर्मी जो शिक्षक करवा रहा है बच्चों से, ये क्या है? ये एक इज्तिमाई इमला, इसका भी ऑप्शन नंबर सी।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका ताल्लुक अकादमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से है। बैन लसानी महारत, बुनियादी आपसी तरसील की महारत यानी कि BICS, या फिर तरसीली ज़बान में महारत, या फिर वकूफ़ी अकादमिक लसानी महारत CALP। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? वकूफ़ी अकादमिक लिसानी महारत, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है किसका ताल्लुक अकादमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से है, तो ये हो जाएगा वकूफ़ी अकादमिक लिसानी महारत, डी। ठीक है, काल्प का CALP, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कॉग्निटिव, C फॉर कॉग्निटिव, ठीक है। एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। CALP वकूफ़ी अकादमिक लिसानी महारत, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2000 के हवाले से ज़बान की तालीम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है। ज़बान की तालीम यानी कि भाषा की शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए में दिया है से लसानी फार्मूला के तहत क्लासिकी ज़बान की तालीम, से लसानी फार्मूला के तहत मादरी ज़बान या घर की ज़बान की तालीम, या फिर से लसानी फार्मूला के तहत हिंदुस्तानी ज़बान की तालीम, या फिर से लसानी फार्मूला के तहत अंग्रेज़ी की बतौर ज़बान तालीम। तो ये भी आसानी है। क्या बोला है? बोल रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2000 के हवाले से ज़बान की तालीम के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है, नहीं है वाला बताना है। कौन सा दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्यों लगा रहे हैं? से लसानी फार्मूला के तहत अंग्रेजी की बतौर ज़बान तालीम, से लसानी फार्मूला में तो इंग्लिश भी आप सीख सकते हैं से लसानी फार्मूला के तहत, ये भी ठीक है। हिंदुस्तानी ज़बान की भी से लसानी फार्मूला में ओहदा दिया है, उसकी भी जो है ना कहा गया है कि हिंदुस्तानी जो ज़बान है भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं दर्ज है उसमें से किसी ज़बान में बच्चा चाहे तो सीख सकता है, और मादरी ज़बान की तो बात करता ही है। क्लासिकी ज़बान की तालीम के बारे में से लसानी फार्मूला के तहत नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यही दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर सवाल है कि से लसानी फार्मूला के हवाले से कौन दुरुस्त बयान है। अब लीजिए, अब इसमें आपको बताना है कि त्रिभाषा सूत्र जो है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, उसके तहत कौन सा कथन सही है। पहला है तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी या घर की ज़बान में शुरू करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम दो और ज़बानें सीख लेते हैं। सेकंड में दिया है तमाम बच्चे अपनी स्कूल तालीम का आगाज़ अपनी रियासत की ज़बान में करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। तमाम बच्चे अपनी स्कूल तालीम का आगाज़ हिंदी से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। और फोर्थ में दिया है तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ मादरी ज़बान यानी कि घर की ज़बान से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं वो अपनी स्कूली तालीम जो है उसका आगाज़ यानी कि शुरुआत अपने मादरी यानी कि घर की ज़बान से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 150 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि आमोजशी माहसल की कोशिश होती है कि आमोजगार को इस काबिल बनाए कि वह काबिल कदर अंदाज में कवायदी मालूमात हासिल करे या फिर काबिल कदर अंदाज में महारतें हासिल करे, तमाम महारतों की आमोजिश के अकल तरीन सतहें हासिल करे या फिर काबिल कदर अंदाज में लिसानी अनासिर को हासिल करे। तो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यस,
पॉजिटिव ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बोल रहा है आमोजशी माहसिल की कोशिश होती है कि आमोजगार को इस काबिल बनाया जाए कि वह काबिल कदर अंदाज में महारतें हासिल करे। जो महारत हासिल करे वो काबिल कदर अंदाज में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि काबिल कदर अंदाज में महारतें, जो कौशल है, स्किल है, उसको हासिल करे बच्चा, उसको कौशल प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बात खत्म। क्या बात है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और टोटल 30 क्वेश्चन खत्म, 30 सवालात कंप्लीट हुए। अब आप लोग बताएंगे कितना गलत हुआ। और आज के इस क्लास का जो पीडीएफ है आप लोगों को दे दिया जाएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से। जो लोग नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाए, लाइक शेयर वगैरह ज़रूर करना है वीडियो को। और चैनल पर जो लोग नए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा 11 को एग्ज़ाम है जीविका का, आप हमें दुआ दीजिए कि हर क्वेश्चन के निचोड़ दे। आपकी दुआ चाहिए मैम, इंशाल्लाह। क्या बात है गुलबशा जी, आपको ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद है हमारा। आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और जीविका का एग्ज़ाम 11 को है ना, एकदम कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर, डरना नहीं है। और मैं यहाँ पर गॉड से प्रे करूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे जो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए जीविका का, उनके हाथ में और कलम में इतनी शक्ति आ जाए कि वो हर एक सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही बना करके, उस वक्त आप लोगों का याददाश्त एकदम फास्ट हो जाए, आप हर एक चीज़ों को याद कर पाएँ और आप हर एक सवालों का जवाब सही सही बना करके आएँ। और जब आप सेंटर से बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए निकले और मुतमईन हो आप, जो है ना, संतुष्ट हो कि चलो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया। तो ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद है और आजीवन रहेंगी। चलिए, तो फाइनली आज का ये क्लास ख़त्म। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा और 30 में आपने आज कितना सही किया। ठीक है, चीज़ें समझ में आई तो भी लिखना है, नहीं समझ में आया, कहीं पर डाउट रह गया तो वो पूछ सकते हैं आप सभी लोग। चलिए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट तो नहीं है ना? चलिए, तो फिर एंड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा रहा क्लास मैम, पढ़ने में बहुत मज़ा आया। क्या बात है। तो अब इससे डबल एनर्जी के साथ हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और क्योंकि अब अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। 2024 वाला सारा का सारा मैं करा दी। देखिए, 2024 जो दिसंबर वाला था, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को करा दिया था। कौन कौन सा? तो पेपर 1 का लैंग्वेज 1, पेपर 1 का लैंग्वेज 2, पेपर 2 का लैंग्वेज 1 और पेपर 2 का लैंग्वेज 2। ये चारों मैंने दिसंबर 2024 का कराया था। फिर जुलाई 2024 का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कराया। उसमें भी मैंने पेपर 1 का लैंग्वेज 2, पेपर 1 का लैंग्वेज 1, फिर पेपर 2 का लैंग्वेज 1, फिर पेपर 2 का लैंग्वेज 2। इसमें भी 4 पेपर मैंने आप लोगों को कराया। फिर जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 का लैंग्वेज 1, पेपर 1 का लैंग्वेज 2, पेपर 2 का लैंग्वेज 1 और पेपर 2 का आज लैंग्वेज 2 मैंने करा दिया। यानी कि 2024 वाला जितना भी क्वेश्चन पेपर है मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब अगले क्लास में मिलेंगे नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आज का ये क्लास कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।